आरावाकी लुकायो समुदाय कोई बताएगा? समुदाय शांत स्वभाव वाले लोग थे, लेकिन उन पर कैरिबियन जन समुदाय लोग आक्रमण कर दिए, इसलिए वो लोग वृत्त एटलीज को छोड़कर लघु एटलीज पर चले गए। कोई तुपिनामा जानते हो? तुपिनामा तुपिनामा समुदाय अमेजन नदी के किनारे बसा हुआ ब्राज़ील के जंगलों में रहने वाले थे। उनका वो लोग फलहारी और मछली का भोजन करते थे। संस्कृति के बारे में जानते हैं तो ऐसी भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं हम लोग, मगर ये जो संस्कृतियां हैं हम आप लोगों को टाइम मशीन में लेके चले उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच, आज से 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, जब यूरोप वासियों को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ कोई ऑलरेडी सभ्यता है, संस्कृति है। वो क्या किए, वहाँ के जो भी देश थे, स्पेन हो गए, है ना, इटली हो गए, ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, अपने अपने कुशल नाविकों को मोटिवेट किए कि आप जाओ और खोज करो किसी भूस्थल का। तो यहाँ पर होता यह है कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप वासी उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, है ना। वहाँ जाते हैं नाविकों के जरिए और वहाँ का जो क्षेत्र है वो ढूंढ ले आते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूरोपीय संस्कृति कैसी थी। यूरोपीय संस्कृति कैसी थी? यूरोप के हर व्यक्ति जो थे, है ना, निजी स्वामित्व वाले थे। हर का क्या था? निजी स्वामित्व। समझ में आता है? निजी स्वामित्व में आता है कि कारखाने का जो मालिक है ना, वो क्या करता है, वो कारखाने का मालिक है, खूब पैसे कमाता है। मजदूर है जो है वह उस हिसाब से कमा नहीं पाता, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है मजदूर, मगर प्रॉफिट किसको होता है? कंपनी का मालिक, कारखाने का मालिक को। पैसे का एक क्षेत्र पर ही ज़्यादा ठहराव था, पैसे वाले बस कुछ चुनिंदा लोग ही थे और अधिकांश क्या थे? शोषण वर्ण। ठीक है। यूरोपीय जो संस्कृति थी वो कैसी थी? बहुत अधिक लाभ कमाने वाली थी, लाभ के लिए कुछ भी कर सकते थे। मगर जब वो कोलंबस जो था इटली का निवासी था, कोलंबस को जब पता चलता है कि मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत जो होता है उसको पढ़ता है। वो मार्को पोलो कौन था? एक नाविक था, कुशल नाविक। वो जो भी जहां वो गया अपनी यात्राओं को वो बकायदा डायरियों में लिखा कि उनके बीच क्या क्या परेशानियां हुई, कैसे हुई, उसको लिखा, उकेरा वो। और कोलंबस उन्हीं चीज को अध्ययन करके वो कहाँ तक पहुंचा? वह इंडीज तक पहुंचा, पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचा। उसको लगा कि वह इंडिया पहुंच गया, निकला था इंडिया की खोज में, भारत की खोज में निकला था, मगर वो कहाँ पहुंच गया? इंडीज, जिसको क्या नाम दिया? नई दुनिया के नाम से दिया कि ऐसी दुनिया जो दूसरे दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो देखकर दंग रह गया वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को। और वो जो क्षेत्र था वह क्षेत्र था कैरिबियन सागर का जो क्षेत्र है, वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र, जो अभी वर्तमान में वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ उत्तरी अमेरिका का और एक दक्षिण अमेरिका का। और ये जो है कैरिबियन सागर है, रियल में अंध महासागर का ही भाग है कैरिबियन सागर, जहाँ पर है वेस्ट इंडीज, बहामा द्वीप समूह। बहामा कोई एक देश नहीं है, वो बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, बहामा। वेस्ट इंडीज कोई पर्टिकुलर एक द्वीप में ही देश नहीं है, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर आज की जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, हम देखेंगे कि यूरोपीय वासी, यूरोप नाविक जैसे ही उनको पता चलता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की सभ्यताओं के बारे में, तो वहाँ की जो सभ्यता के बारे में जब पता चलता, दंग हो जाते हैं, ईर्ष्या होने लगती है उनको, जलन होता है। जलन होगा क्योंकि वो लोग इतनी अच्छे से अपनी कल्चर में जीते हैं, इतने खुश रहते हैं, ना किसी प्रकार का उनको बंधन था, ना वो चर्च के बंधन में थे, ना किसी राजा के बंधन में थे। वो बहुत ही अधिक खुश प्रवृत्ति के थे। अब वहाँ पर यूरोपीय लोगों का आगमन हो जाता है और यूरोपीय आदमी क्या करते हैं? उनको कांच देते हैं, बदले में उनको सोना मिलता है। वहाँ के लोगों को पता नहीं रहता कि सोना कीमती है, उनको कांच अच्छा लगता है, उनको मोह नहीं रहता। मंदिर जो थे उस समय
सूर्य के मंदिर हुआ करते थे, उस मंदिर में सोने की मूर्तियां होती थी, मगर सोने के प्रति उतना लुलुकता नहीं था उनको। मगर यूरोपीय वासी जब आए तो उनको क्या हुआ, इन चीज़ों में लोभ हुआ। तो आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे हम संस्कृति के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से एक यूरोपीय संस्कृति जो है लाभ कमाना चाहता है, शोषण करना चाहता है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, दूसरों को दुखी करना चाहता है और अपना खुश रहना चाहता है। वो संस्कृति कैसे इन पर भारी हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे हम देखेंगे यहाँ पर आपको संस्कृति को समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक है एज़टेक साम्राज्य, माया संस्कृति, नाम सुने हैं माया संस्कृति, है ना, इंका साम्राज्य, और है यहाँ पर कैरिबियन सागर में कौन कौन सी संस्कृति। तो आज हम शुरू करते हैं इस बातों को लेकर। तो चलिए, यहाँ पर यूरोप लोग आए नहीं थे, यूरोपीय वासी नहीं आए थे। उसके पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पर है, ये जो क्षेत्र है कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर का नामकरण कैरिबियन क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर कैरिबू जाति के लोग रहते थे। कैरिबू जाति के लोग रहते थे, जो कहते थे खूंखार, आतंकी रहते हैं वो लोग, बहुत निष्ठुर रहते हैं। और एक जनजाति है जो बृहत्तर एंटीलीज में फैली हुई थी, उसका नाम है आरावाकी लुकायो। लुकायो कितना अच्छा नाम है, लुकायो। आप लोग लुका छिपी का खेल खेले होंगे, तो ये लुकायो जो आरावाकी लुकायो समुदाय है, बहुत शांत प्रिय समुदाय, प्रसन्नचित्त रहने वाले, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाले, किसी प्रकार का राजा नहीं है वहाँ पर, मगर अपना अपना वो जीवन यापन बहुत अच्छे से करते हैं। इतनी शांत प्रिय जनजाति जिनका भोजन है मछली खाना और फल फूल खाना, मक्के खाना, ये प्रकार के वो बहुत शांति प्रिय रहते, वो बहुत अधिक अभिव्यक्त करते थे। मतलब वो लोग कभी भी विवाद नहीं करते थे, शांति प्रिय रहते थे वो लोग। कौन? आरावाकी लुकायो के समुदाय के लोग। कहाँ रहते थे? बृहत्तर एंटीलीज में। शांति प्रिय लोग हैं। आप जब अपने आप को फील करो कि आप उस समुदाय से जुड़े हो, तो ऐसा समुदाय आपको प्रतीत होगा जैसे कि आप बहुत प्रसन्नचित्त हैं। आपके पास छोटी सी भूमि, मगर आप बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है, बहुत खुश रहते हैं वो लोग। मगर उनकी जो खुशी को कौन छीनता है? कैरिबू जाति के लोग। कैरिबू लोग होते हैं खूंखार, आतंकी। इनको क्या करते हैं? इनसे युद्ध कर लेते हैं, और इनके पास सेना भी नहीं रहती, ना युद्ध करने का कुछ औजार रहता, क्योंकि शांति प्रिय, जो शांति प्रिय है वो चाहता है कि भाई दुनिया में सब कुछ शांति है। मगर ये क्या करता है? कैरिबू समूह के लोग आरावाकी लुकायो को बृहत्तर एंटीलीज से भगा देता है। वो लोग आ जाते हैं छोटे से द्वीप में, जिसको बोलते हैं लघु एंटीलीज। यहाँ पर एक बहुत सारे द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं। छोटे छोटे द्वीपों का समूह को हम लोग बोलते हैं एंटीलीज, और जहाँ पर बड़े द्वीप के समूह को हम बोलते हैं बृहत्तर एंटीलीज। वहाँ से पलायन कर लेते हैं आरावाकी लुकायो के समुदाय। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, आरावाकी लुकायो समुदाय क्या है, कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा कैरिबियन सागर में लघु एंटीलीज में निवासियों को हम बोलते हैं आरावाकी लुकायो। पहले ये बृहत्तर एंटीलीज में रहते थे, मगर कैरिबू जाति जो खूंखार जाति है, इनसे इनका युद्ध हो जाता है और इनको भागना पड़ता है वहाँ से। तो वहाँ पर कब्जा हो गया कैरिबू का, और कैरिबू का जहाँ कब्जा हो गया, और उस क्षेत्र को बोला गया कैरिबियन सागर, जहाँ कैरिबू जनजाति लोग रहते थे। कौन सी जनजाति है? कैरिबू। और कैरिबू से ही बना है कैरिबियन सागर। ठीक है, तो कैरिबियन सागर के प्रमुख देश कौन कौन से हैं? वेस्ट इंडीज, और एक है बहामा। बहामा यहाँ पर लिखा हुआ है। बहामा एक द्वीप समूह है, एक बहामा एक द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं बहामा। ठीक है, तो ये जो है आपको मेक्सिको की खाड़ी इसके ऊपर में है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम मेक्सिको क्यों पड़ा? मेक्सिको की खाड़ी का नाम मेक्सिको क्यों पड़ा, इसको हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये मैक्सिली जो थे एक देवता का नाम था, जिनके नाम से क्या पड़ गया? मेक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूरोपीय देश जो हैं, इन क्षेत्र में यात्रा करने आते हैं,
नए दुनिया की खोज करने आते, नए क्षेत्रों की खोज करने आते हैं, तो उनको बहुत सारी सभ्यता मिलती है। उस सभ्यता को देखकर वो लोग में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है जिसको पैसे का मोह है, और एक व्यक्ति है जो बहुत प्रसन्नचित्त है जिसके पास है सोना चांदी है मगर उसकी वैल्यू वो नहीं कर, बहुत खुश है ना। यूरोपीय वासी आए और देखे कि उनको जलन होना शुरू हो जाता है कि इतना शांतिप्रिय, इतना खुशनुमा व्यक्ति जो समुदाय है, आखिर क्या है इनमें। तो क्या करते हैं, लोग सीधे साधे रहते हैं, उनसे क्या कर लेते हैं, वो लोग उनको नियंत्रण कर लेते हैं, बाद में इनको दास बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखें तुपिनांबा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तुपिनांबा, ये है दक्षिण अमेरिका। आप हम नक्शे की बात करें, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देख ले इस तरह से। तो ये मैं अगर पूरा चित्र बनाऊं तो ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो गया। ये दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वहां पर घनघोर जंगल है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से काफी बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी के आसपास घने जंगल हैं। कौन सा जंगल? ब्राजील वाला जंगल। उस वृक्षों को बोलते हैं ब्राजील। और जहां जहां तक वो वृक्ष फैले हैं वह देश बन गया है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी कोई बताएगा? नहीं जानते? रियो डी जेनेरो, नाम तो सुने होंगे। तो ब्राजील जो है वहां पर हम बता दें कि 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में उस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? अमेजन नदी के किनारे कौन सा वृक्ष है? ब्राजील वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? घना बसा हुआ वृक्ष। उस घने बसे के अंदर में जो जाति रहती है, जो मानव समुदाय रहते हैं, उसको हम बोलते हैं तुपिनांबा। तुपिनांबा क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के किनारे घने बसे वृक्ष, जिसको ब्राजील के नाम से जाना जाता है, वहां पर विशेष समुदाय के लोग रहते हैं जिसका नाम है तुपिनांबा के नाम से जानते हैं। एक समुदाय है, शांतिप्रिय समुदाय, खुश रहना पसंद करते हैं, एक अलग ही कल्चर है उनका। घनघोर जंगल है, उस जंगल के अंदर छोटे छोटे गांव हैं जहां ये समुदाय रहता है तुपिनांबा। तो प्रश्न पूछेगा तुपिनांबा कहाँ क्या है, तो आपको एक समुदाय है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के किनारे ब्राजील नामक वृक्षों के घने बसे क्षेत्रों में रहते हैं, तुपिनांबा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें इधर का, तो इधर हो गया ना आरावाकी लुकायो समुदाय हो गया और है तुपिनांबा। हम बात करें यहां पर, तो यहां पर हम देखें तो हम बात करें यहां पर और भी साम्राज्य हैं जो अपनी प्रतिभा के लिए, जो अपने भव्य इमारत के लिए जाना जाता है। हम लोग देखते हैं कि 7 अजूबा में एक अजूबा है, उसका है माचू पिचू। माचू पिचू सर्च करिएगा तो माचू पिचू पर्वतों के पहाड़ों के ऊपर एक बना हुआ एक मंदिर है। एक माचू पिचू तो एक शहर है, उस शहर में बहुत सारे भव्य कृतियां हैं, मंदिर है। ऐसा आपको देख के हैरान हो जाएगा कि इतने ऊंचे पर्वतों के ऊपर ये शिलाखंड कैसे लेकर गया गया है, कैसे बनाया गया होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे, तो यहां पर एज़टेक साम्राज्य के बारे में बात कर लें। एज़टेक साम्राज्य जो है उत्तरी अमेरिका का दक्षिण छोर में फैला हुआ एक साम्राज्य है, एज़टेक। क्या नाम है? एज़टेक, है ना, हेक्टेक मत करो, एज़टेक साम्राज्य है जो पहले उत्तर में रहा करता था, मगर वह धीरे धीरे आके यहां जाके बस गया, ये एज़टेक साम्राज्य। और एज़टेक साम्राज्य के देवता का नाम था मैक्सिली नाम था, जिनके नाम से मैक्सिको की खाड़ी पड़ी। एज़टेक साम्राज्य के देवता का नाम था मैक्सिली। क्या नाम था? मैक्सिली। और वहां पर जो मैक्सिली झील को बोल दिया गया मैक्सिको की खाड़ी,
है ना। तो एज़टेक साम्राज्य के देवता के नाम पर मेक्सिको की खाड़ी का नामकरण हुआ है। और देखा गया है यहाँ पर चिनाम्पा जो है एक विशेष प्रकार का, इनके पास क्या भूमि का अभाव था, जमीन नहीं था इनके पास, तो क्या करते थे लोग, सरकंडे, बेशरम के समान सरकंडे होते थे, उसके ऊपर क्या पत्ते, उसको बांध दिए, ऊपर में पत्ते रख लिए, मिट्टी को ढक दिए, उसको जो है खाड़ी में या समुद्र में छोड़ दिए, उससे टापू बनाते थे। टापू जानते हो, जगह कम है, आबादी ज़्यादा है, पूरा क्षेत्र जल वाला है, तो वो लोग क्या किए, सरकंडे को बांध दिए, उसके ऊपर चौड़े पत्ते को रख दिए, मिट्टी रख दिए, और उसमें जाकर वो बस गए, टापू बना दिए, उसमें खेती भी कर रहे हैं, उसमें बड़ा बड़ा मकान भी बना दिए। है कहाँ पर, जमीन उसका है नहीं, जल है। तो ये जो बनाते हैं सरकंडे में, सरकंडे के ऊपर पत्ते रखे, मिट्टी रखे, उसके ऊपर वो रहते हैं, तो ये जो बनाया गया टापू को बोला गया है चिनाम्पा। चिनाम्पा क्या है प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, एज़टेक साम्राज्य में भूमि का अभाव था, इसलिए सरकंडे को बांधकर उसके ऊपर पत्ते रखकर मिट्टी को डालकर वो खेती भी करते थे और वहां रहते भी थे, एक प्रकार का टापू बन गया था। उसी टापू को बोला गया है क्या, चिनाम्पा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है चिनाम्पा, ठीक है। अब देखा गया है कि एज़टेक साम्राज्य की जो राजधानी थी टेनोक्टिलान एक साम्राज्य की राजधानी थी, काफी अधिक संपन्न साम्राज्य थी। यहाँ जो हुआ करते थे राजा हुआ करते थे, मतलब यहाँ भी हम देख लें तो 3 वर्ग थे। अभिजात वर्ग, अभिजात मतलब ऊंचा वर्ग, बहुत कम थी संख्या इनकी। पुरोहित की भी सम्मान हुआ करती थी, सैनिक अधिकारियों का भी सम्मान हुआ करता था, ठीक है। एक था समन, हमने देखा कि पुरोहित थे, अभिजात वर्ग थे, सैनिक थे, और समन भी थे। समन का क्या काम था, यही लोग और परलोक के बीच मध्यस्थता करना। यही लोग मतलब ये लोग, हमारा जो लोक है, और परलोक मतलब परमात्मा के बीच का प्रतिनिधित्व करने वाले को क्या बोला गया है, समन कहा गया है। तो उनका भी सम्मान हुआ करता था, पुरोहित भी थे। इस समय जो सूर्य की देवता की उपासना किया करते थे, किसी प्रकार का चर्च नहीं था, न किसी प्रकार का धर्म में पूरी तरह से आसीन थे, नियंत्रित नहीं थे लोग, मतलब काफी बेहतर था यहाँ का साम्राज्य। और यहाँ का जो राजा हुआ करता था, उनके जो पुत्र हैं, या अभिजात वर्ग जो बड़े संपन्न हैं, उनके जो पुत्र हैं, वो कहाँ पढ़ते थे, कालमेकाक में। नाम थोड़ा अजीब लगेगा, कालमेकाक एक ऐसा पाठशाला होता था, ऐसा स्कूल होता था जहाँ पर सैनिक शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताया जाता था, और ये जो शिक्षा दी जाती थी सिर्फ अभिजात वर्ग के बच्चों को दी जाती थी, ठीक है। अभिजात वर्ग के बच्चों को, उनके पुत्रों को दी जाती थी, उसको बोला गया है कालमेकाक। स्कूल 2 प्रकार के थे, कालमेकाक और तेपोकल्ली। कालमेकाक में जो अमीर हैं, अभिजात वर्ग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया, सैनिक शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, बस। और एक जो सामान्य जन लोगों के पुत्र होते थे, बच्चे होते थे, उनको तेपोकल्ली में पढ़ाया जाता था। तेपोकल्ली क्या था, यहाँ पर इतिहास के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता था, इतिहास के बारे में, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में। ये विद्यालय मतलब बहुत, एज़टेक साम्राज्य काफी अधिक विशाल था। ये एज़टेक साम्राज्य जो था काफी अधिक विशाल के साथ साथ इसकी भव्यता भी हुआ करती थी, है ना। ऐसा साम्राज्य जिसमें राजा हुआ करते, और राजा को सब मानते देवता के रूप में। तो एक साम्राज्य हो गया। और यहाँ पर अभी यूरोपीय संस्कृति नहीं आई है, इनकी अलग संस्कृति थी, जिसके बारे में बताएंगे हम आपको आगे। अब नीचे देखा गया माया संस्कृति। तो देखिएगा यहाँ पर एज़टेक संस्कृति
माया संस्कृति के लोग का मुख्य क्या था, सेवन करने का तरीका क्या था, कृषि क्या था, मक्का की खेती करते थे। मक्का का अधिक उपयोगिता था माया संस्कृति में। माया संस्कृति काफ़ी अधिक प्रबल संस्कृति रही है, काफ़ी अधिक अपने शानो शौकत के लिए जाना जाता था, मगर ये इसकी अपेक्षा छोटी थी, मतलब एस्टेक साम्राज्य की अपेक्षा छोटी थी माया संस्कृति की। यहाँ जो थे वो लोग क्या करते थे, माया संस्कृति के लोग ये लोग काफ़ी अधिक कुशल नाविक थे। देखिए इनके पास भूमि कम है, जल ज़्यादा है। इधर आपका कैरिबियन सागर है ना, मैक्सिको की खाड़ी, इधर नीचे क्या है, प्रशांत महासागर। उनके पास भूमि कम है, जल ज़्यादा है, तो ये लोग क्या है, कुशल नाविक थे। पेड़ों का जो अंदर का खोखला भाग होता है उससे वो लोग नाव बनाते थे, ठीक है, नाव बनाया करते थे। और देखा भी गया है इनके बारे में, बताया भी गया है कि भाई इनके जो मंदिर हुआ करते थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, उसमें सोने का प्रयोग हुआ गया था। जब यूरोपीय नाविक यहाँ आए तो सब आश्चर्यचकित हो गए इसकी संस्कृति को देख के। और अगला देखते हैं इंका साम्राज्य, इंका संस्कृति। देखिए कुल मिला के हमने देखा 5 प्रकार की संस्कृति को देख रहे हैं हम लोग। एक जनजातियों की संस्कृति आरामशुदा है ना, तुपीनांबा ये भी शांति प्रिय हैं, घना जंगल के बीच में रहते हैं, बाहरी दुनिया के बारे में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, जंगल से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। खेती करने के लिए भूमि नहीं है, इसका मतलब नहीं कि वो लोग उनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। वृक्षों को क्यों नहीं काटे वो लोग, कौन नहीं काटा, तुपीनांबा के लोग, जरूरत का सब सामान मिल जाता होगा। हाँ, क्योंकि उनको लोहे का जानकारी नहीं था, कुल्हाड़ी नहीं था उनके पास। पत्थर से भी काटे तो कैसे काटे, बड़े बड़े वृक्ष। उनके पास लोहे का ज्ञान नहीं था, कुल्हाड़ी औजार नहीं था उनके पास। वो लोग क्या किए, वृक्षों को काटने के बजाय उनके पास, जैसे उन्होंने बताया कि उनके पास फल, मछलियाँ और बहुत सारे चीज़ें मिल जाती थी वृक्षों से, इसका भी उसका उपयोग नहीं किए। खेती नहीं किए ये लोग, तुपीनांबा के लोग। ये लोग क्या थे, फलाहारी थे, फल खाते थे, मछलियाँ खाते थे, मगर अन्न नहीं खाते थे, खेती नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 कल्चर को। फिर देखते हैं इंका साम्राज्य। इंका साम्राज्य है दक्षिण अमेरिका में, ये पेरू का जो क्षेत्र वहाँ पर है। इसकी जो राजधानी कुज्को है, कुज्को राजधानी इंका साम्राज्य की। और यहाँ पर 1911 में माचू पिच्चू शहर की खोज की गई। उस शहर के बारे में कुछ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपको माया संस्कृति के बारे में दिखाई दे रहा है ये मंदिर, जैसा कि आप डिस्प्ले में भी देख रहे होंगे। और ये है माया मंदिर, है टिकल, ग्वाटेमाला, 8वीं शताब्दी का है ये मंदिर है। कैसा विशाल मंदिर है ना, सूर्य को समर्पित है। माया के लोग क्या करते थे, मक्के की खेती करते थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, माँ से मक्का और माँ से माया। तो प्रश्न पूछता है कि माया संस्कृति के लोग किस खेती को करते थे, तो आपको याद रखना है मक्के की। आपको यहाँ पर दिया है कि माचू पिच्चू के बारे में बताया जा रहा है कि एक नेरूदा है, चिली के कवि, चिली के एक कवि हैं नेरूदा, वो बता रहे हैं। आप जब देखोगे कि पहाड़ों के ऊपर भी विशाल मंदिर बना है, इमारत बना है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि नीचे तो पूरा खाई है, मगर कैसे ऊपर में इमारत बना होगा। उसके बारे में बोलते हैं कि हे खेत जोतने वालों, बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजगिरों। इनका एक कवि है चिली के, वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से इमारत को उन्होंने परिश्रम से बनाया है। तो उनके लिए कुछ बोल रहे हैं ये, एक खेत जोतने वालों, बुनकरों, ऊंचे खतरनाक मचान पर चढ़कर चिनाई करने वाले राजगिरों, मिस्त्री मचान में चढ़ के वो लोग क्या कर रहे हैं, पत्थरों को क्या करें, जमा रहे हैं।
एंडीज के मेहनतकश पनहारों जो मजदूर हैं उनको अपनी कुचली हुई उंगलियों वाले जोहरियों, जो मंदिर में जोहरी जो सोने चांदी का लगा है आभूषण, उसको तराश के बनाया गया होगा। किसने बनाया? जोहरों ने बनाया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि तराशते थे उनका हाथ भी कुचल गया होगा, मगर वो कुचल गया होगा हाथ तो उसके बाद छोड़ दिया क्या बनाना? नहीं, वो लगातार बढ़ते रहे। तो उनके लिए बुरा है। अपने लगाए पौधों की खुशहाली के लिए चिंतातुर किसानों, मिट्टी में बर्बाद हुए कुम्हारों, जरा जमीन की गहराइयों से झांक कर मेरी ओर तो देखो। उनको बोल रहा है कि कितना मेहनत किए आप लोग, जमीन की गहराइयों से झांक कर मेरी ओर तो देखो। अपने पुराने दुख दर्दों को मिट्टी में दफनाकर जिंदगी का नया प्याला भर लाओ। कितनी तकलीफ में वो लोग ये बड़े बड़े इमारत खड़े किए होंगे। हम तो अभी विशालतम भव्य है, बहुत अच्छा है, ये बोल के निकल लेते हैं, मगर उसमें किसी राजा का हाथ नहीं बनाने में। जो मजदूर हैं, जो राजगीर हैं, जिसने उसको तराशा है इमारत को, विशालतम इमारत को, है ना, उसके लिए बताया जा रहा है कि अपने दुखों को उन्होंने क्या किया? मिट्टी में दफना दिया, है ना। तुमने इन खेतों, खलिहानों, खदानों में जो खून बहाया है, जरा उसका नमूना तो मुझे दिखाओ। जरा बताओ कि यहाँ मुझ पर चाबुक की मार पड़ी थी। वो कवि बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो जगह है, वो जगह, वो पर्वत, वो इमारत उनसे पूछ रहा है, मजदूरों से पूछ रहा है कि आप जब थक गए रहोगे, जब आपको प्यास लगा होगा, पानी के लिए जब पीने गए होगे तो उनको चाबुक बरसाना, चाबुक लगा होगा। क्लास में आप लोग बैठे रहते हो, बाहर निकलते हो, घंटी हुई नहीं है ना, टीचर तो गुस्सा आएगा कि भाई अभी रिसेस नहीं हुआ, पानी पीने लगे, है ना। तो जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी तो प्यास लगा होगा, उनको भी तो भूख लगा होगा। जब वो काम करने से मना कर दिया होगा तो उनको चाबुक पड़ा होगा, मार पड़ी होगी, तब फिर से वो काम करना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि मेरा तराशा गया एक हीरा जरा धुंधला रह गया था, अथवा यह धरती अपने अनाज या पत्थर का हिस्सा समय पर नहीं दे सकी थी। तो ये पंक्ति है, ये अनुवाद किया गया है कहाँ पर, किसके बारे में? आपको यहाँ पर डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा और किताब में भी दिख रहा है। पर्वत के शिखर पर बसा माचू पिचू नगर। आप जब इसको देखोगे, यूट्यूब पर सर्च भी करिएगा, माचू पिचू शहर कैसा था, आपको हैरानी होगी। पर्वतों के बीच में ऊपर में नगर बसा हुआ है। कैसे बनाया गया उसके बारे में ये कवि ने बोला है, उसका नाम है नेरुदा, चिली कवि। उसने बताया कि किस प्रकार से सभी ने अपना परिश्रम लगाया तब वो इमारत खड़ा कर सके। कि एस्टेक लोगों की भांति इनका भी उच्च कोटि के भवन बनाते हैं, ये भी उच्च कोटि के भवन बना रहे हैं। किसकी तरह? एस्टेक साम्राज्य की तरह। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वेडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। उनके किले शिला पट्टियों को बारीकी से तराश कर बनाए गए थे। इन शिला पट्टियों को जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती थी, नहीं जोड़ते थे वो लोग। वे पास के इलाकों में टूटकर गिरी चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे। इस कार्य में मजदूरों की अधिक संख्या में जरूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने स्वल्प पद्धति फ्लेकिंग का प्रयोग करते थे, जो सरल व प्रभावकारी होता था। ये शिलाखंड वजन में 100 मेट्रिक टन से भी अधिक वजनदार होते थे। कि कितना विशाल ये चट्टान हुआ करता था, जिसको तराशने का काम कौन करता था? राजमिस्त्री। इन शिलाखंडों को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने के लिए उनके पास पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। वे सारे काम मजदूरों से बड़ी सावधानी से कराया जाता था। तो ये इंका साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि ये जो साम्राज्य है, संस्कृति जो है, अपने आप में अद्वितीय है। इनका अलग कल्चर है और इस कल्चर में, संस्कृति में कौन घुसपैठ करता है? यूरोपीय लोग। यूरोपीय लोग यहाँ आते हैं और इन्हें
इनको नियंत्रित कर लेते हैं, इस क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, शोषण करते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनकी जो संस्कृति रहती है, जो पहली है ना, पहले तो ये लोग क्या किए, इनको कांच अच्छा लगता था, ये लोग सोना देते थे, सोना गोल्ड, और बदले में अंग्रेज लोग इनको कांच देते थे। इनको कांच अच्छा लगता था, सोना नहीं लगता था। और फायदा देखा गया यूरोप वासियों का, तो इस क्षेत्र में वो अपना नियंत्रण किए, और बदले में ये लोग क्या हुआ, ये लोग बहुत अधिक प्रताड़ित हुए। बाद में इनमें क्या हो गया, टकराव होने लग गया, एक यूरोपीय संस्कृति और इनकी संस्कृति अलग। तो आज हमने देखा कि इनकी संस्कृति कैसी थी, जिस पर यूरोपीय लोग आकर नियंत्रण स्थापित करते। वो लोग क्या कहते हैं, यूरोपीय लोग ईसाई मिशनरी आते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, चर्च यहाँ के कच्चे माल को लेके जाते हैं जहाजों में, इनको बंदी बना लेते हैं, इनको दास बना देते हैं, इन पर बहुत तरह तरह का अत्याचार करते हैं, ठीक है। और जो अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उनकी हत्या भी कर देते हैं। तो कुल मिला के आज हमने देखा इनकी संस्कृति को, और इसका आगे भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है।